यूपीएससी पूछती है, अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, बताइए। बात कितने पास हुए उसकी है ही नहीं, बात कितने फेल हुए उसकी है। और इस वक्त इस कौम को फेल हुए लोग चाहिए, जो हर महीने हर हफ्ते 2 नंबर या 1 नंबर से फेल हो जाए, हर महीने हर हफ्ते इस हॉल में आए और आपकी कैरियर काउंसलिंग करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार जी। मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से तारीख 15 जुलाई 2023 शनिवार के रोज दोपहर 12 बजे परभनी के शनिवार बाजार स्थित हरिम प्रसाद मंगल कार्यालय में आईपीएस, एमपीएस, आईएएस बनने की शिक्षा का जिज्ञासा रखने वाले और जिद रखने वाले छात्र छात्राओं और पालक वर्ग के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार के लिए प्रमुख वक्ता के तौर पर दिल्ली के मशहूर आईएएस कोच समीर सिद्दीकी ये आए हुए थे। इस समय बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और पालक वर्ग मौजूद थे। इसके अलावा सामाजिक संगठन के एनजीओ पदाधिकारी अन्य मौजूद थे। इस समय खमीसा गुलाम मोहम्मद मिट्टू, मर्चेंट अध्यक्ष खमीसा जुनैद, अफजल सेठ पाड़ेला, इन्होंने इस कार्यक्रम का रखने के विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद इकबाल सर इन्होंने किया तो आभार अब्दुल बासित सर इन्होंने माना। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। और उसी के पेश नज़र हम जो है शहर में 14 मोहल्ला लाइब्रेरी कायम करने जा रहे हैं, जिसमें से 5 लाइब्रेरी, शायद 4 लाइब्रेरी का आज जो है हम इफ्तिताह कर पाएंगे। वो भी जो है प्रोग्राम में हमारे हैं शामिल हैं। और शहर के जो जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और कुछ और लोगों को भी हमने दावत दी है। रात में सर से यही बात हुई थी कि हाजी मोहम्मद पाडेला मेमन फंक्शन हॉल के अंदर जो है आप लोगों से इन आगे के मसाइल पर गुफ्तगू भी होगी इंशाअल्लाह। ये भी एक प्रोग्राम है। इस तरह का आज दिन भर का ये एक शेड्यूल है। तो बहुत रब्त में रहा और जो है उनको बहुत सताता रहा व्हाट्सएप पे कि हर दिन जो है उनसे कांटेक्ट में रहता था और उन्होंने कभी भी जो है अब क्योंकि वो बहुत मसरूफ हैं, कभी तो उनके पीए से भी बात हुई, लेकिन उन्होंने पूरी तकलीफ के बाद भी जो यहाँ आए। अब इतनी बड़ी शख्सियत से इसको मंसूब किया गया, उसके बावजूद आप देखें कि हमारे शहर के अंदर कितने पेरेंट्स होंगे, कितने बच्चे होंगे और कितने जो है पढ़ने वाले होंगे, मगर तकरीबन 2-2,500 लोग से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। मैं खुश नहीं होता हूँ कि ये 2000 आगे खुश हो गए, नहीं, 20,000 अभी बाकी है, उसका क्या? आगे बढ़ना है तो अपडेट की बात होगी। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है और ये हम सब की है, क्योंकि हम नुक्कड़ों पे बात कुछ और करते हैं। नुक्कड़ पे हम एजुकेशन की बात नहीं करते, अपनी कुर्बानी देने की बात नहीं करते। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम और ऐसी जगहों पे कौन आता है जिसको इल्म की प्यास होती है। जिसके पास इल्म होता है ना, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। वो बोलेगा मेरे पास सब कुछ है, मैं तो सब कुछ रखता हूँ, मेरे पास है, मेरी औलाद के पास है, मेरे पास है, मेरे स्टूडेंट के पास है। जो भी सफर करेगा, जो भी उसके लिए कुर्बानी देगा, जो भी उसके लिए स्ट्रगल करेगा, वही करेगा जिसके पास इल्म की प्यास है। इसीलिए कहा कि आज मदरसों के अंदर, आज स्कूलों के अंदर इल्म के साथ साथ तालिबे इल्मों को इल्म की प्यास दो। इसीलिए क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो जाओ। चीन जिसको प्यास होगी वो जाएगा, जिसकी प्यास बुझ चुकी होगी वो नहीं जाएगा। जिसको प्यास होगी वो ऐसे प्रोग्राम में आएगा, जिसको प्यास होगी माहिरीन के पास जाएगा, जिसको प्यास होगी वो स्ट्रगल करेगा। और समझने की बात है, खास करके जुनैद की एक बात मैं दोहराऊंगा
कि इन प्रोग्राम्स के ख़त्म होने के बाद इसको सिलसिला बनाकर रखना ज़रूरी है और इस प्रोग्राम की वजह से कौम में, स्टूडेंट्स में, शहर में क्या तब्दीली हुई उसका रिकॉर्ड जानना भी ज़रूरी है। वरना इतनी बड़ी शख्सियत का यहाँ मौजूद होना, इतने लोगों का यहाँ मौजूद होना, इतना खर्च होना, ये सब ज़ाया है अगर हम इससे कुछ रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरी समझ ये है कि कुछ भी काम करना है तो सिर्फ करने की खातिर नहीं होना चाहिए, उससे कुछ रिजल्ट हासिल होना चाहिए। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम्स के ज़रिए हम शहर के जिम्मेदार या मेंबर मर्चेंट एसोसिएशन के जिम्मेदार, यूथ विंग या टीचर्स या हमारे जो गेस्ट स्पीकर जो होते हैं, ये लोग हम सिर्फ आपको एक रास्ता बताते हैं, सिर्फ रास्ता बताने का काम हो रहा है आज दिन भर में। उन रास्तों को चुनना आपने है। हम बताएंगे इधर ये यूपीएससी करने से आप आईएएस बनेंगे, आप कलेक्टर बनेंगे, इधर ये करने से आप इंजीनियर बनेंगे, इधर ये करने से डॉक्टर बनेंगे, इधर ये करने से आप बिजनेसमैन बनेंगे, इधर ये करने से आप कुछ और टीचर, प्रोफेसर बनेंगे। हम ये सिर्फ रास्ता बताते हैं। रास्ता चुनना और सही रास्ता चुनना ये आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और उन रास्तों पर चलना उन स्टूडेंट्स का काम है। ये मैनेजमेंट, ये शहर के बड़े लोग उन रास्तों पे आपके साथ चलने वाले नहीं है, वो रास्तों पे आपने चलना है और उन रास्तों की जो कठिनाइयाँ है उसका सामना आपने करना है और भुगतना आपने है। और उन रास्तों पे चल के आपके मुकाम पे पहुँच के सक्सेसफुल भी आपने ही होना है। आपकी सक्सेस में ही हम इंशाल्लाह हमारी सक्सेस समझ लेंगे। तो ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ इस प्रोग्राम का हिस्सा आज के दिन के लिए ना बने, आने वाले दिनों के लिए, सालों के लिए इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाएं। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मंगल कार्यालय, जहां पर न जाने कितने वलीमे, शादियां, मंगनियां ये हुई हो, वो मंगल कार्यालय जहां खाने की कई 100 डेगे बनी हो। सबसे पहले तो यही इस खुशनसीबी को बताता है कि आज उस मंगल कार्यालय की किस्मत में एक एजुकेशन का सेमिनार दिखा था। मतलब जहां हम आते थे सिर्फ खाना खाने, शादियों में हुल्लड़ करने, जहां हम आते थे सिर्फ किसी तरह का जश्न करने, उस मंगल कार्यालय में आज हम अपने मुस्तकबिल की फिक्र को लेकर बैठे और इस बड़ी तादाद में बैठे, जिस बड़ी तादाद में इस मंगल कार्यालय में शायद कभी किसी शादी में भी लोग ना आए। ये अपने आप में बताता है कि हम सब फिक्रमंद है अपने आने वाले कल को लेकर। लेकिन मैं आपकी आंख में आंख डालकर, और खासकर जो नौजवान हैं और बच्चों से ज्यादा बच्चियां हैं, उन सब की आंख में आंख डालकर बोलना चाहता हूं कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ी वकील, 2023 के बाद
आप इनमें से कुछ भी बन नहीं पाएंगे। तो आपको एक झटका लगा होगा कि साहब मोटिवेशन के लिए बुलाया गया, ये तो डीमोटिवेट कर रहे हैं। इनको तो बुलाया इसलिए गया कि भाई हमको डॉक्टर बनना है, अव्वल दर्जे का इंजीनियर बनना है, आईएएस आईपीएस जज बनना है। ये कह रहे हैं कि आप बन नहीं पाए। जी, आप चाहे कुछ भी कर, पूरी ताकत लगा लें, फिर भी आप जो भी बनना चाहते हैं उसमें से कुछ भी बन नहीं पाए। उसकी वजह है आपकी आंख बहुत देर से खुली, और उसकी एक और वजह, आप आज जो भी रास्ता वो बनने के लिए अपनाना चाहते हैं, जैसे वो बता रहे थे मुझसे पहले, वो सारे रास्ते आउटडेटेड हो चुके, और आपने अपने आप को किसी भी तरह से अपडेटेड नहीं किया। आप किस तरह स्कूल जाते हैं कभी अपने आप पर गौर करके देखिए। आप स्कूलों में जाते हैं एक इम्तिहान की तैयारी के, और उस इम्तिहान की तैयारी कराने वाले असातिज़ा ने आपको एक बात बताई, और वो बात यह है कि ये इतनी किताबें हैं जिसे साल भर तुम्हें अपने कंधे पर ढोना, और जितना हो सके उनके पन्नों को रट लेना। जितना याद करोगे, जितना रट लोगे, साल में 2 बार इम्तिहान होंगे, उन इम्तिहान में उन्हीं किताबों से सवाल आएंगे, और जो बच्चा या बच्ची उन सवालों को देखकर जितनी ज्यादा उल्टी करेगा, उसे उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। हाथ उठाइए, इसके अलावा आपको स्कूल में कुछ और बताया गया? हाथ उठाइए कि इसके अलावा आपने कभी किसी और इम्तिहान की तैयारी की? हम रट रहे होंगे, एग्जामिनेशन हॉल की बेल बजने से पहले तक हम रट रहे हो। जिस ऑटो, जिस रिक्शा में हम बैठते हैं, वहां तक हम किताबों में से जितना हो सके अपने दिमाग पे चस्पा करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उस दिन एग्जाम में जब वो सवाल आए तो सवाल का जवाब इसी में से पढ़ा हुआ आ जाए। और इसके लिए हमारे साथ हमारी पूरी खानदान मेहनत करती है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलते हैं तो हमारी वालिदा दुआ पढ़ती है, दादी दुआ पढ़ने के बाद हमें बुलाकर हम पर फूंकती है, अम्मी दही खिलाती है। वालिद ज्यादा टेंशन नहीं है, क्यों? उन्हें अपने डीएनए पे पूरा भरोसा होता है कि कुछ करने वाला तो है। तो बचपन से हर बाप का एक जुमला होता है, देख मुझे पता है तू क्या कर लेगा, मैं जानता हूं। क्यों? वो सही कह रहे हैं, उन्हें अपने डीएनए के टुकड़े पर बहुत भरोसा कि क्या कर पाओगे, कब आंख खुलेगी, जैसा मेरी जिंदगी में हुआ वैसा तुम्हारी जिंदगी में होगा। और हमारे वालिद का एक ही खुतबा होता है जब मार पड़ती है। हमारे वालिद कहते हैं कि मैं बिना चप्पल के आया और मैंने देखा आज कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना। तो दुनिया के हर वालिद से एक सवाल है कि चप्पल तो पहन लेते आते हो, है ना? लेकिन आप जिस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और जिस एग्जाम को दे रहे हैं और जो डिग्री हासिल कर रहे हैं, आपको नहीं पता फरवरी 2023 के बाद इस डिग्री की सारी दुनिया में अब कोई कीमत नहीं है। क्यों? आप जितना रख सकते हैं, आपसे ज्यादा विकिपीडिया को पता है। आप जितना पढ़ सकते हैं, आपसे फास्ट गूगल उसका जवाब देता है। आप जितना भी कम्युनिकेशन लड़खड़ाता हुआ कर सकते हैं, आपसे अच्छी टोन में और करेक्ट ग्रामर के साथ सीरी और अलेक्सा जवाब देती है। दुनिया का कोई भी सवाल छोड़ो, आलिम बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में बोल रहा हूं, दुनिया की कोई भी हदीस, कोई भी आयत, कोई भी फैक्ट, किसी भी किताब, कोई भी लाइन
हमें सिर्फ गूगल पर टाइप करनी है, और टाइप करना नहीं आता तो गूगल कहता है कोई बात नहीं, यहाँ एक माइक की फोटो बनी है, इसको दबाकर बोलो। मैं इसके बारे में 3.5 मिलियन 35 लाख पेजेस खोल के दूंगा जिस टॉपिक को तुम मुझसे पूछो। सवाल पहला आज आपके सामने है जो आप मुझे सुनने आए, क्या आप रटने में गूगल को हरा सकते? क्या आप किताबों को याद रखने में विकिपीडिया को हरा सकते? क्या आपके घर में आपको सबसे अच्छा कौन समझता है? तो जैसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई आपके घर में सबसे अच्छा आपको कौन समझता है, तो अमूमन एक बहुत शानदार सा जवाब आता है, सारे लड़के हाथ ऊपर करते हैं। देखो अभी मैं करके दिखाता हूं। घर में कौन कौन है यहाँ बैठा हुआ जिसको सबसे अच्छा उसकी अम्मी यानी उनकी माँ समझती है? जरा हाथ लड़कों के उठे। क्यों? लड़कों को माँ नहीं दी, अल्लाह ने एक वकील दिया, और वो वकील जिंदगी भर इनका केस लड़ दिया, और वो वकील भी इतना शानदार वकील है, अगर वकालत करना और वकील बनना तो वैसा ही वकील बनना। सारे सबूत, सारे गवाह अपने बेटे के खिलाफ, लेकिन मां कहती है कसम से मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, चाहे कहीं भी गवाही दे दो। बचपन से आज तक मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं। तो पूछा कि घर में आपको सबसे अच्छा कौन समझता है, तो लड़के हाथ उड़ा दे अम्मी। और पूछा कि वालिद किसको बहुत अच्छा समझता है, तो अब अक्सर पढ़ने वाली बच्चियां हाथ उठा के कहती हैं साहब हमें घर में सबसे अच्छा हमारे अब्बू समझते हैं। और इसके अलावा भी एक हुआ करता था घर में, हमारा भाई हमारी बहन था, वो हमारे साथ रहता था, हमारे घर में रहता था, वो मोबाइल के चक्कर में कहीं खो गया, मिलता नहीं। तो वो भाई और बहन भी आप जैसे ही अंदर आते आपके चेहरे को स्कैन करके समझ जाता आप दुख में है, तकलीफ में है, अच्छा इसका साथ देने के लिए झूठ बोलना है, अच्छा इसको बचाना है नहीं बचाना है, क्या तकलीफ है धीरे से बता। वो भाई वो बहन आज कहीं मोबाइल के चक्कर में हमसे छूट गई। तो एक हुआ करता था घर में ऐसा प्राणी जिसे हम अपना भाई या बहन कहते थे, वो भी हमें समझता था। लेकिन 2023 में ये तीनों जवाब गलत है। घर में ना आपको आज सबसे अच्छा आपकी अम्मी समझती हैं, ना आपके अब्बू समझते हैं, ना भाई बहन। घर में आपको आज सबसे अच्छा YouTube समझता है। और जैसे ही अकेले में आप YouTube के साथ ताल्लुक में आते हैं, वो 4-5 वीडियो दिखाकर पहले आपके मूड को भापता है, और वो वीडियो उसने सजेस्ट किए हुए हैं आपकी पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए कि आप कैसी पर्सनालिटी रखते हैं। और जैसे ही उन 4-5 वीडियो में से किसी एक वीडियो को आपने क्लिक किया, फिर उससे रिलेटेड वीडियोस की वो झड़ी लगा देता है। इमाम साहब कुरान की तफसीर कब सुनते हैं, इमाम साहब नात कब सुनते हैं, इमाम साहब कीरत कब सुनते हैं, इमाम साहब कव्वाली के शौक रखते हैं तो कौन से कव्वाल को पसंद करते हैं। हर चीज YouTube ने हमारे इमाम के बारे में स्टोर करके रखी। तो आपका और मेरा तो वहां पे कोई हैसियत है नहीं। वो पल पल हर सेकंड आप पर नजर रखे, वो आपको ऐसे समझता है जैसा दुनिया में किसी कॉलेज से MBA करने वाला कभी नहीं समझ सकता। MBA का मतलब होता था मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपने कस्टमर को, अपने प्रोडक्ट के ग्राहक को इतनी गहराई से समझो, उसकी नब्ज ऐसे पकड़ो कि तुम्हारा बेचा हुआ सामान सारी दुनिया में बिके। वो MBA की डिग्री खत्म कर दी साहब YouTube ने आपके सारे लाइक्स और डिसलाइक्स उठा कर रखे हो,
और जो काम पहले MBA करता था वो YouTube करता है, वो कंपनियों को आपकी इंफॉर्मेशन बेचता है और बताता है कि इन्हें फला चीज की जरूरत है और इन्हें फला चीज की जरूरत है। लेकिन बात यही नहीं रह गई। आप गूगल को अपने बाजू फोन को रखकर आपस में कुछ बात करके देखिए। अगली बार जब आप फोन खोलेंगे तो जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे वो फोन सुन रहा था और सुनकर उससे रिलेटेड वीडियो बोलता है। मैं आपसे एक टॉपिक पूछ लूं ना कि 7th स्टैंडर्ड का, तो आप 4 लाइन उस पर बोल नहीं पाए। और फोन के सामने हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं फोन उससे रिलेटेड और वीडियो बोल रहा है। इसका मतलब आज की दूसरी बात, परभनी के इन बच्चों का मुकाबला परभनी के बच्चों से नहीं है। परभनी के इन बच्चों का मुकाबला महाराष्ट्र के बाकी बच्चों से या इंडिया के बाकी बच्चों से नहीं है। परभनी के इन बच्चों का मुकाबला आने वाले जमाने में विकिपीडिया, अलेक्सा, सीरी, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक से है। क्या आप उन्हें हरा सकते हो? बस इतना सा सवाल। एक सवाल पूछूं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे देखने में। एक सवाल पूछूं, गांधी जी कब पैदा हुए? गांधी जी कब पैदा हुए? एक आवाज आई है बस सही वहां से। बाकी किसी को हवा भी नहीं है कि राष्ट्रपिता इस देश के कब पैदा हुए। गांधी जी की वाइफ का क्या नाम? गांधी जी की अम्मी का नाम क्या था? सर उस दिन ना मुझे बुखार था, मैं स्कूल नहीं गई। सर लड़ते समय मैं भूल गई। गांधी जी के वालिद का नाम क्या था? अब एलेक्सा को ऑन करिए आपके फोन में, पूछिए गांधी जी, एलेक्सा गांधी जी कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869 सर। एलेक्सा गांधी जी की अम्मी का क्या नाम था? पुतली बाई था सर। एलेक्सा गांधी जी के फादर का नाम क्या था? करमचंद था सर। एलेक्सा गांधी जी की शादी जब कस्तूरबा से हुई थी, हमारी बा से हुई थी, तो कस्तूरबा उनसे कितनी बड़ी थी? 2.5 साल बड़ी थी सर। मतलब आने वाले जमाने में MPSC और UPSC की परीक्षा में मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से कुछ बच्चों का मुस्तकबिल संवर सकता है। बोले कैसे? तो MPSC और UPSC के एग्जाम में एक छोटी सी एलेक्सा कान में अगर पहन कर गए एग्जाम लिखने, और एग्जाम में पूछा उसने गांधी जी का मुझे याद था वो पैदा कहाँ हुए थे? एलेक्सा कान में बोल रही पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब लॉन्च किया था? मैंने पढ़ा। एलेक्सा कान में बोल रही 1921 के अगस्त में। हाँ याद आया। और जितनी बार इन्विजिलेटर हमारे पास आ रहे हैं, हम ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे हैं। अरे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। मैं पढ़ के आया तो सोचना पड़ रहा। तो इतना छोटा सा डिवाइस अगर कोई दुनिया का अमीर इंसान अपने बच्चे को कान में पहना दे, तो क्या वो उस डिवाइस की मदद से MPSC पास नहीं कर सकता? IAS तो किसको नहीं बनना? अगर अंबानी और अडानी अपने बच्चों के लिए पूरा सेंटर ही खरीद और खरीद कर वहां पर सारे लैपटॉप ऑन कर और उसमें सारी एलेक्सा और सीरी लगा दे, तो क्या उनके बच्चे MPSC और UPSC पास नहीं कर सकते? UPSC कहती है नहीं कर सकते। नहीं कर सकते कैसे? UPSC कहती है एलेक्सा को लेकर बैठ जाओ, विकिपीडिया को खोल लो और औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसरों को बुला लो, फिर भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाओ।
पूछा ऐसा कौन सा सवाल है भाई तुम्हारा? तो हम ये नहीं पूछते। जब से एलेक्सा और सीरी आए हम ये नहीं पूछते गांधी जी कब पैदा हुए, उनकी शादी कब हुई, उनकी माँ का नाम क्या था, उनकी वाइफ का नाम क्या था, ये नहीं पूछते। बोला पूछते क्या है? तो यूपीएससी पूछती है अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते, बताइए। अलेक्सा, अगर आज बापू जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? आपके बापू जिंदा है सर। नहीं, अलेक्सा, आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? अलेक्सा चुप है। अलेक्सा जल्दी बताओ, मेंस का पेपर है, टाइम बीत रहा है। आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते अलेक्सा? अलेक्सा चुप है। फिर धीरे से आवाज आती है, ये सवाल इंसानों के लिए बनाया गया, मशीन को परेशान ना कर। हमें स्कूलों में रटाया गया पहली पानीपत की लड़ाई इस सन में हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी पानीपत की लड़ाई अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में। तीसरी पानीपत की लड़ाई मराठा और अफगान के बीच में। यह बात विकिपीडिया पे लिखी हुई है, इसलिए यूपीएससी ये पूछती है, क्योंकि यूपीएससी को पता है कोई अमीर इंसान ऐसा चश्मा पहनाकर अपने बच्चे को जरूर भेजेगा जिसके स्क्रीन पे अंदर की तरफ से यह आंसर लिखा हुआ दिखे। इसलिए वो पूछती कुछ और है, पहले पानीपत की लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई ना। वो पूछती है कि इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों हुई? अलेक्सा, इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों? आंसर नॉट फाउंड सर। क्यों? मैं रटी हुई हर चीज पढ़ सकती हूं सर, मैं लिखी हुई चीज देखकर बता सकती हूं सर, लेकिन जहां रटना और रट कर दोबारा उल्टी करना खत्म होता है, जहां से सोचना शुरू होता है, जहां से गौरव फिक्र शुरू होती है, जहां से गहराई में उतरकर किसी कंसेप्ट को फील करना शुरू होता है, बस मेरी हदें वहीं खत्म हो जाती है। जिस हदीस को लाने के लिए इमाम बुखारी को 9 दिन का सफर करना पड़ा, मैं उस हदीस को 9 नैनो सेकेंड में खोल सकती हूं सर, लेकिन उस हदीस से फीका के मसाइल निकालना, अल्लाह ने इसके लिए इंसानों को पैदा किया। मैं मशीन हूं, इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, हर नॉलेज और इंफॉर्मेशन से अपडेटेड हूं, लेकिन फॉलोइंग चीजें मुझे नहीं आती। और ये जिस कौम, जिस नस्ल, जिस जनरेशन को आती है, वही कौम, वही नस्ल, वही देश पूरी दुनिया पर राज करता है। और वो चीजें हैं गहराई से सोचना, किसी चीज पर गौर और फिक्र करना, उस पर गहरा तदब्बर करना, किसी भी चीज को बिना रटे हुए उसमें शामिल होकर ऐसे सीखना कि जिंदगी भर के लिए आप उसे सीख लें। जब तक आप अपने पढ़ने का तरीका ऐसा नहीं बदलेंगे, आप कहीं से भी डिग्री ले लीजिए, आपको आने वाले जमाने में नौकरी नहीं मिलेगी। और अगर आपको नौकरी मिल भी गई तो वो नौकरी सिर्फ 4 से 5 महीने में आपसे छीन। क्यों? यहां मेमन मर्चेंट एसोसिएशन बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई बिजनेसमैन। आप उनसे पूछिए, आप डिग्री लेकर आएंगे तो वो नौकरी देंगे क्या? उनका जवाब होगा बड़ा प्यारा, उन्होंने आपको सींचा, उन्होंने आपको पढ़ाया, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि क्या आप हमें डिग्री देकर नौकरी देंगे? तो मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपसे कहेंगे, बेटा अगर काबिलियत होगी तो जरूर देंगे। सर बात डिग्री की हुई थी सर,
काबिलियत कहां से आई? बात तो डिग्री की हुई, और डिग्री जेरोक्स की दुकान पर मिलती है। कैसे? पिछले साल के क्वेश्चन पेपर जेरोक्स लेकर आओ, उसका आंसर रट कर जाओ, गौसे आजम से मुराद मांगो, है ना, अजमेर की मन्नत मांगो, और उसके बाद एग्जाम में दुआ करो कि इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ आ जाए, डिग्री मिल गई। लेकिन गौसे आजम और ख्वाजा गरीब नवाज दोनों मुस्कुराते होंगे कि काबिलियत नहीं मिली। और काबिलियत कितनी है? हर कंपनी का बस एक सवाल है, मैं बिस्लेरी पानी बनाने वाली कंपनी हूं, ये मेरा प्रोडक्ट है, आपसे सवाल है, हम इस प्रोडक्ट को और अलग तरीके से क्या बना सकते हैं, बताइए। मैं घड़ी बनाने वाली कंपनी, आप मेरी घड़ी में कुछ ऐसा इनोवेशन कर दीजिए, आप मेरी घड़ी में कोई ऐसी रिसर्च डाल दीजिए कि दुनिया में सिर्फ मेरी ही घड़ी बिकती हो, दुनिया में किसी और की घड़ी ना बिके। बताइए आप इस बॉटल में क्या कर सकते? तो किसी ने कहा होगा कि इतनी बड़ी बॉटल पीने के बाद इतना पानी बच जाता है, तो लोग वो बिस्लेरी की आधी भरी हुई आधी बची हुई बॉटल लेके घूमते हैं, तो हमें ना बॉटल थोड़ी छोटी बनानी चाहिए। बिस्लेरी ने कहा डन, तुम्हें नौकरी मिल गई, आ जाओ। उस दिन से बिस्लेरी की बॉटल छोटी हो गई। किसी ने कहा होगा कि साहब पानी की सारी बॉटलें एक जैसी दिखती हैं, तो बिस्लेरी की बॉटल बूंद की शक्ल की दिखनी चाहिए। बिस्लेरी ने कहा डन, तुम भी आ जाओ। अब ये बूंद की भी शक्ल की हो गई, छोटी भी हो गई, इसमें पानी बचता नहीं, अगर इतना सा बचा हो तो फेंकने वाला उतना पी के फिर फेंक देगा। बताइए इस बॉटल में और क्या कर सकते हैं? बताइए इस बॉटल में क्या आप ऐसा इनोवेशन, ऐसी रिसर्च करेंगे कि अभी के अभी आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नौकरी दे। नौकरी का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, जोर से जवाब देना। मेमन का ईमान वैसे ही बहुत मजबूत होता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह है? अरे आवाज नहीं है। क्या अल्लाह है? क्या वो कादिर कुदरत है? क्या वो हर चीज में कुदरत रखता है? तो मुझे इस पानी के बोतल से सबूत दो कि अल्लाह है। बताओ इस पानी की बोतल को सबूत बना के कि अल्लाह है, और बताओ इस बात का सबूत कि वो कादिर कुदरत। साइंस में पानी का क्या फॉर्मूला? आवाज नहीं आई। क्या फॉर्मूला? H2, दो हाइड्रोजन और एक दुनिया में सबसे ज्वलनशील मोस्ट कंबस्टिबल गैस ऑन अर्थ कौन सी है? हाइड्रोजन है। कल चंद्रयान ऊपर गया, चंद्रयान के रॉकेट में कौन सी गैस यूज हुई है? हाइड्रोजन। और इतने जोर से चलती है कि इतना भारी रॉकेट वो आसमान में ले जाती है। दुनिया की सबसे ज्वलनशील गैस का नाम। और बचपन में 7वीं क्लास में एक एक्सपेरिमेंट तो कम से कम दुआ करता हूं समझ में आया होगा। मोमबत्ती जलाई, उसको ग्लास से ढका, ग्लास का ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मोमबत्ती अपने आप बुझ गई, तो वहां लिखा था ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं है सर। आवाज नहीं आई। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती। काश उसी 7वीं क्लास में ऐसे सोच के पढ़ा होता तो ईमान कितना मजबूत होता। सोचो, दुनिया की सबसे ज्यादा भड़कीली अति ज्वलनशील गैस 2 और आग लगाने वाली गैस 1, मतलब भड़काने वाली 2 और आग लगाने वाली 1। और मेरे रब ने कहा, ऐ भड़काने वालों तुम 2 हो जाओ, और ऐ आग लगाने वालों तुम 1 हो जाओ। और मेरे हुक्म है तुमको मिलकर ना भड़काना ना लगाना, बुझाने के काम आओ। मतलब किसी से मत कहना वहां आग लगी थी, अच्छा फिर क्या हुआ?
मैं गया वहां पे, फिर मैंने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उसमें डाल दिया। वो कहेगा फिर तो भड़क गई होगी। कहा नहीं, उल्टा था, बूझ गई। कहा कैसे? कहा ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचपन में समझ के नहीं पड़ा था, इसी को पानी कहते हैं। इस पानी की बोतल में तुम्हारे ईमान का जवाब भी छुपा है, शर्त कुछ और है। रटने वालों, ये रट कर तो यहाँ आ गए कि पानी को H2O कहते हैं, लेकिन अपने रटे हुए पर गौर व फिक्र क्यों नहीं किया? और ये तो कॉन्वेंट में पढ़ने वालों से सवाल हुआ, सवाल उन मदरसे में पढ़ने वालों से भी है कि उन्होंने कुरान की इस आयत पे क्यों नहीं ध्यान दिया जिसमें अल्लाह इस बात की दावत देता है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ, तुम अपने रब की इन निशानियों पर फिक्र क्यों नहीं करते? इस कौम का सबसे छोटा सॉल्यूशन बताओ, सबसे छोटा। जितने मदरसे से निकलते हैं ना, इनको पकड़ के यूनिवर्सिटी में घुसेड़ देना, और जितने यूनिवर्सिटी से निकलते हैं ना, उनको पकड़ कर कुरान सीखने के लिए मदरसे में घुसेड़ देना। क्यों? जितने यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलते हैं वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते, वो दुनिया के हर सब्जेक्ट पे मेहनत करने को तैयार है, दुनिया की हर बात रखने को तैयार है, लेकिन कुरान का एक रुकू रोज तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ने को तैयार नहीं है। और जो मदरसे से निकलते हैं ना, वो सारी दुनिया की खुशामद करते हैं। मैं सिवाय अपने अल्लाह के किसी से नहीं डरता, इसलिए मैं नहीं डरता। वो सारी दुनिया की खुशामद करते हैं क्योंकि उनके भी बाल बच्चे, उन्हें भी घर चलाना है, लेकिन अपना घर चलाने लायक एक स्किल, एक ग्रेजुएशन वो यूनिवर्सिटी से नहीं करते। अल्लाह ने जब इंसान बनाया तो उसका दिल बनाया, और दिल को बादशाह था। इमाम गिजाली कहते हैं कि दिल बादशाह है, अल्लाह ने बनाया इसे बादशाह की तरह। कैसे? आप बैठे बैठे अपने दिल को हुक्म दीजिए कि धीरे धीरे धड़क। चलिए सोचिए, धीरे धीरे धड़क। देखिए धड़क रहा है धीरे धीरे। अच्छा बोलिए जोर जोर से धड़क। देखिए धड़क रहा है जोर जोर से। क्यों? आप उल्टा कर रहे हैं। इमाम गिजाली कहते हैं दिल बादशाह है, दिमाग वजीर है। अल्लाह ने बादशाह को इसलिए बनाया था कि कुरान की आयतों को तर्जुमे से समझकर, उसकी तफसीर को, उस पर गौर व फिक्र कर अपनी रियाया को सिरातल मुस्तकीम पे रखना। इसलिए अल्लाह ने दिल पैदा किया, और अल्लाह ने फिर एक वजीर बनाया था, दिमाग, और दिमाग से कहा था सुन, बादशाह के अंदर रहना, 5 वक्त दिन में बादशाह से मुलाकात करना, और अपनी रियाया के लिए हलाल की रोजी का इस्तेमाल करना, अपनी रियाया के लिए हलाल की रोजी का इंतजाम करना। अल्लाह ने दिल से कहा कि तुम्हारी जिंदगी कुरान और हदीस और सीधा रहमी से आई, और अल्लाह ने दिमाग से कहा कि तुम्हारी जिंदगी यूनिवर्सिटी की किताबों और एनसीईआरटी से आई। जिस दिन से हमने कुरान को तर्जुमे से पढ़ना छोड़ दिया, उस दिन से हमारा बादशाह मरने लगा। यहां आपको दिख रहे होंगे जिंदा बैठे लोग, ये जिंदा नहीं है, इनका दिल मरा हुआ है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोज़े महशर का फैसला यही कर, उसने कुरान में एक आयत में दी है, रोज़े महशर कुछ काम नहीं आएगा सिवाय दिल और उसकी नीयतों। दिल मर गया था। क्यों? कुरान और हदीस कभी तर्जुमे से पढ़े ही नहीं था, कभी गौर व फिक्र करे ही नहीं था, और दिमाग भी मर गया, तुम्हारा वजीर भी मरा हुआ है। जैसा वो बता रहे थे, क्या बता रहे थे? 75 में एक, 75 में एक बच्चा, वो भी हवलदार में एक, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंचने वाली तुम्हारी कौन, पढ़ाई को बीच में छोड़ने वाली तुम्हारी कौन,
किताबों पे मेहनत करने से बचने के लिए अपने बाप के सिकुड़ते गले पर बैठने वाली तुम्हारी, तुम बैठ जाओ और मुझे बचाकर अपना कारोबार बचाकर दिखा देना, मैं मान जाऊं। क्योंकि नए जमाने में कारोबार करने के तकाजे भी नए। नूरी चश्मा घर में चश्मा बेचने वाला सवेरे से बैठा हुआ और लेंस कार्ट वाला ऑनलाइन एक ऐप बनाकर जिसमें हम अपने चश्मे का फ्रेम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। जो चश्मा पसंद है क्लिक करें, 24 घंटे में एक पर एक फ्री घर में डिलीवर हो जाए। अकेले एक मेमन मर्चेंट एसोसिएशन से कह रहा हूं, अकेले एक लेंस कार्ट ने हजारों नूरी चश्मा घर बंद करवाए। क्यों बंद करवा दिए? क्योंकि नूरी चश्मा घर के मेमनों ने कभी हो सकता है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, कभी उन्होंने अपनी औलादों से नहीं पूछा होगा कि क्या तुमने कोई बात कभी समझ कर पढ़ी है? देखो ये बाप दादा का बिजनेस है, क्या इस बिजनेस में तुम कोई नया आइडिया लगा सकते? क्या तुम इस बिस्लेरी की बोतल के बारे में कुछ अनोखी चीज बता सकते? वो कौमें जो तरक्की के ऊपर चली गई वो समझ कर पढ़ रही, उन कौमों का कहना है कि बिस्लेरी की बोतल का जो ढक्कन है इसमें अल्ट्रा वायलेट लगा, बैटरी ऑपरेटेड अल्ट्रा वायलेट, पानी खत्म हो जाए कहीं का भी पानी भर लो, ढक्कन बंद करो, बटन ऑन करो, 10 मिनट छोड़ दो, कैसा भी पानी पीने लायक हो जाए। उन कौमों को नौकरियां मिल रही, हमारी कौमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रही, किसी का घर जल गया, अल्लाह अकबर, जल्दी से सारे ग्रुप्स में डाल दो, कोई तो कुछ कर देगा। किसी की बच्ची भाग गई, अल्लाह अकबर, जितने ग्रुप है मैं खुद डालूंगा। वो मस्जिद टूट रही है, अल्लाह अकबर, जितने व्हाट्सएप पे डाल दो। अरे तुम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जो सड़ी हुई कौम है ना उसको बुजदिल बना रहे हो। और तुम इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में इन मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हो क्योंकि तुम्हें मालूम है जहां 75 हवलदारों में एक हवलदार हो वहां हमारी कौम की कोई हैसियत। जो बच्चा सेकंड रैंक यूपीएससी में आया था उसने लिखा था, अगर आज गांधी जिंदा होते तो वो मुसलमानों की तरफ से इंडिया में लड़ रहे होते तो हम उन्हें इंडिया से निकाल देते, वो पाकिस्तान जाते चुप ना बैठते, वहां हिंदुओं की तरफ से लड़ते। पाकिस्तान उन्हें निकालता तो अमेंडेड सीएए में हम ही अपने राष्ट्रपिता को वापस लेते। गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ते क्योंकि बापू पाए के वकील। गांधी जी बनिया थे, इसलिए जिस दिन खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाई गई अगला डांडी मार्च उस दिन निकाला। और जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर का डिसीजन आया गांधी जी उस दिन से 9 दिन उपवास रखते कि मर्यादा पुरुषोत्तम की असली जगह दिलों में है, वहां गई है। गांधी जी के फेसबुक पे सबसे ज्यादा फॉलोअर होते, यूट्यूब में उनका भजन सुनने सवेरे और शाम लाखों सब्सक्राइबर आते और ट्विटर पे बराक ओबामा उनको फॉलो करते। यूपीएससी ने खुश होकर उसको सेकंड रैंक दिया, आप और मैं उसका पेपर चेक करते तो उसको फर्स्ट रैंक दे। हम वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्यों? एक तो हम पढ़ ही नहीं रहे और पढ़ रहे हैं तो दुनिया के सबसे गलत तरीके हम रट रहे हैं। तो मैं खड़ा हूं यहां आपके सामने, आपकी आंख में आंख डाल के रटते रहो, एग्जाम के लिए पढ़ते रहो, इसी हॉल में मुलाकात होगी, उस दिन बताना कि तुम क्या बने, सब जवाब होगा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम कुछ बनोगे तो तुम्हें 35 से 50 हजार 1 लाख सैलरी तो देना पड़ेगा ना। और सीरी और अलेक्सा सैलरी नहीं मांगती, वो सिर्फ बिजली का बिल मांगती। सीरी और अलेक्सा क्या मांगती है बताओ?
बिजली का बिल भी नहीं मांगती, तुम्हारे मोबाइल में है वो। तुम्हारा मुकाबला रटने में उनसे है। तुम उन्हें एक ही जगह हरा सकते हो और वो हराने वाली जगह है हर चीज पे गौर व फिक्र करना, सोचना। और मैं लड़कियों से हर जगह बहुत खुश हूँ और मुझे ना इस कौम का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट लगता है। जब भी मैं जहां जाता हूं इस तरफ देखता हूं, इन सब बच्चियों को यूपीएससी करना। सब सीट तो 950 से 650 होती हैं। सब बच्चियों को यूपीएससी क्यों करना चाहिए? यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो पास होने पर आपके कलम में वो ताकत पैदा होती है कि आपकी एक सिग्नेचर से लाखों की जिंदगियां संवरती हैं। अगर वो 650 से 950 ना रहे, एक सीट रहे, एक सीट, तब भी आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए। बात पास होने की नहीं है, बात उस सिलेबस की है जो सिलेबस आपको ऐसा बना देता है कि आप जहां जाते हैं लोग आपके लिए कालीन बिछाकर इंतजार करते हैं। जब भी मैं इस तरफ देखता हूं मेरा दिल बड़ा हो जाता है। क्यों? इतनी बच्ची, इन सबको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहिए, एमपीएससी का अटेम्प्ट। अल्लाह करे ये खुद पास हो जाए, नहीं हुई कोई बात नहीं। इनकी गोद में जो नस्लें आएंगी उसमें सब पास हो, क्योंकि जब ये उनको खाना खिलाएंगी तो बोलेंगी मेरे जमाने में मुझे ज्यादा नहीं समझता था, अपनी हैसियत से बढ़कर हिम्मत की मैंने, लेकिन तुम्हारे जमाने में मुझे समझता है, तुम्हें सच में सही तैयारी से देना है। बात कितने पास हुए उसकी है ही नहीं, बात कितने फेल हुए उसकी है। और इस वक्त इस कौम को फेल हुए लोग चाहिए जो हर महीने, हर हफ्ते 2 नंबर या 1 नंबर से फेल हो जाए, हर महीने, हर हफ्ते इस हॉल में आए और आपकी कैरियर काउंसलिंग करें। क्योंकि जो पास हो जाएंगे ना, वो किसी आईएएस से शादी करके निकल जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। वो तभी आएंगे जब आप उनको, उनकी बीवी को एक शॉल उड़ाओ। लेकिन जो फेल हो जाएंगे ना, वो आपके गम में मुब्तला होंगे। उन्हें अपनी गलती समझ में आती होगी, कहां 2 नंबर तक गए थे, मैं जानता हूं कहां तक गए थे, आओ मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊं कि तुम्हारे वो 2 नंबर ना। सवेरे मुझे हाजी मूसा साहब बता रहे थे, समीर सर 1 नहीं 2 नहीं 500 सेंटर, मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के 500 सेंटर। मैं यहां पूछता हूं आपसे, है आप में कोई 500 लड़कियां या लड़के जो यूपीएससी पे? हमें हर सेंटर पे एक की जरूरत। जवाब क्यों? यूपीएससी 32 साल तक अटेम्प्ट देता है, लड़कियों का अटेम्प्ट उनकी खानाएं, फुफुएं और दादियां 24 साल तक तय कर दी। अरे यूपीएससी तो 32 तक अलाउ करता है। और खासकर मेमन मुसलमानों से कह रहा हूं, आंख में आंख डाल के कह, कम उम्र में अपनी बच्चियों की शादियां कर देते हो, उनके ख्वाबों को तोड़ देते हो, है ना? मामियां और दादियां और खालाएं 24 की हो गई, 23 की हो गई। मेमनों में ऐसा नहीं होता, कितने दिन और पढ़ेगी, बस करो, नहीं सर पढ़ा। और अगर शादी करने की मजबूरी हो तो दूल्हे को पकड़ के बोलो कि ये शादी के बाद भी पढ़ती हो। हर व्हाट्सएप ग्रुप में एक सवाल घूम रहा है, हमारी बच्चियां भाग रही, हमारी बच्चियां भाग रही, हमारी बच्चियां भाग रही। क्यों भाग रही? इस ऑडिटोरियम के फोटो डाल दो जवाब। हमारी बच्चियां पढ़ रही, हमारी बच्ची नौकरियां कर रही, हमारी बच्ची कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों के लिए मेहनत करने को तैयार, लड़के ऐश कर रहे। लड़कों को नहीं बनना है ये सारे, लड़कों को नहीं पढ़ना है, लड़कों को उसी गल्ले पर बैठना है जिसपे बाप बैठते थे, दादा बैठते थे, और बैठ लेंस कार्ड का इंतजार कर, तुम्हारा वो गल्ला उखाड़ देगा। लड़के पढ़ ही नहीं रहे, लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हैं वहां बच्चे नदारत हैं। लड़कियां जब एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूशन में एंटर करती है, लड़के नदारत हैं।
लड़कियां जब काबिल बनती है उस टक्कर के रिश्ते नहीं, क्यों? लड़के नहीं पढ़ रहे, और किसी का लड़का गलती से पढ़ ले तो फिर यही खालाएं, फुफ्फुएं और दादियां उसके लिए गोरी लड़की ढूंढने निकलते और मजेदार बात है, जो खाला, दादी और फुफ्फू गोरी लड़की ढूंढने निकलते वो खुद काली रहते। और इसका एक सबूत भी है, ये तीनों अपने अपने शौहर को लेके नहीं जाते। क्यों? शौहर को पता चलेगा कि भाई के लिए गोरी ढूंढ रहे तो अपने को छोड़ देंगे। और जब लड़की देखने आते, मुसलमान समाज की सच्चाई बता रहा हूं, जब लड़की देखने आते तो लड़की के काले रंग पे सबसे पहले कमेंट वही औरत करती है जिसका रंग खुद सबसे ज्यादा काला, और उसके बाद व्हाट्सएप पे घुमाते हैं हमारी लड़कियां भाग रही, हमारी लड़कियां भाग रही, हमारी लड़कियां भाग। तुम्हें तो कुर्बान जाना चाहिए, ऐसी सरकार आई हुई है पिछले 8 साल जिसने तुम्हें जगा दी। तुम्हें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी आपसी लड़ाइयां खत्म करवा दी। तुम्हें तो इस सरकार को दुआएं देना चाहिए कि उसने शादी और वलीमे के हॉल को आज एजुकेशन के नाम पर इतना भरवा दिया। अगर ये सरकार नहीं थी तो वही कर रहे थे। और ये सरकार को जो दोष देते हो ना, एक तरह से अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, उसके बिना कोई दुनिया में चीज नहीं होती। लेकिन एक चीज और है, ये सरकार को दोष देते हो, ये सरकार या कोई भी दुनिया की सरकार या किसी भी देश में उसी सड़े हुए तने को काटा जा रहा है जो तना पूरी तरह से अंदर से सड़ चुका। इसलिए उठो, अल्लाह के वास्ते सबसे पहले अपने पढ़ने का तरीका बदलो। और मेमन के बच्चों से बोल रहा हूँ, बोलते ना मेमन के बच्चों को व्यापार करना कोई नहीं सिखाता। आपसे बोल रहा हूँ, आपको ग्रेजुएशन जिस फील्ड में करना है उस फील्ड में 5 साल घस कर रगड़ कर नौकरी कर, और हो सके तो ऐसे बॉस के अंदर नौकरी करनी है 5 साल जो आपका तेल निकाल, और 5 साल के बाद अपनी मेमन बुद्धि इस्तेमाल करिए, अपना पढ़ा हुआ ग्रेजुएशन और उस बॉस के अंदर लिया हुआ एक्सपीरियंस, दोनों को लेकर अल्लाह पे भरोसा करके अपने फील्ड की लेंस कार्ड की कंपनी आप खोलिए। ग्रेजुएशन और अपनी फील्ड में 5 साल का बोलो एक्सपीरियंस, और उसके बाद अपनी फील्ड में नए तरीके से अक्ल लगाकर अपने ही फील्ड की सबसे अच्छी कंपनी खोलो। क्योंकि एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जॉब मांगने वालों का जमाना गया। अब हम ऐसे जमाने में पैर रख चुके जहां जॉब देने वाला बनना है। कहां हम कभी जॉब मांगा करते थे, कहां ये नया जमाना है जहां तुम्हें जॉब देने वाला बनना है। और जॉब देने वाला बनना सिर्फ एक तरीके से हो सकता है, पता है किस तरीके से? अगर आज से हर लाइन किताब का हर लफ्ज हम समझ कर पढ़े, उसकी गहराई में डूब कर पढ़े, हर लाइन से एक नया मसला निकाले, हर लाइन के ऊपर कुछ ऐसा सोचे कि H2O है, क्या मैं समुद्र के पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने वाला प्लांट डाल सकता हूं? अगर दिल से आवाज आए हाँ है, तुम डाल सकते हो, तो गूगल पे सर्च करो किस ने डाला, वहां जाओ, उनके यहां नौकरी करो, बारीकियां सीखो, वापस आओ। इस मेमन मर्चेंट एसोसिएशन से कहो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्लांट लगाना है, मैं पूरा काम सीख कर, देखो ये कितने अल्लाह वाले लोग हैं, उठकर तुम्हारी मदद करें। लेकिन जब तक ऐसे नहीं पढ़ोगे, ये नियत नहीं रखोगे, वो विजन नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें खुद कहां जाना है तुम्हें खुद पता। रट कर पढ़ने वाली
पढ़ाई का एक इतना जादू होता है कि जैसे ही पेपर देकर आइए अगले दिन सवेरे उसमें से एक लफ्ज याद नहीं रहता। ये जादू कैसे होता है? हम रात दिन रट रहे थे और पेपर लिखने के अगले दिन सब गायब हो जाए। आइंस्टाइन ने इस बात को कहा कि जब सब भूल जाओ, जो याद रह जाए उसी को एजुकेशन कहते हैं। और इस वक्त मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं उनकी एजुकेशन वैसी नहीं हुई है। तो यूपीएससी और एमपीएससी को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जब तक आप हर लाइन के पीछे ऐसा ना सोचे जैसा वो पूछ रही है। क्या पूछ रही है? आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? इतनी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों होती है? लेनिन को नेहरू के साथ कंपेयर करिए। और आपको मालूम है ऐसा एक मशीन आ गई है, ऐसी एक मशीन आ गई है जिस मशीन को कहते हैं चैट जीपीटी। आपको मालूम है ये बात? कितनों को मालूम है? जरा हाथ उठाओ। फिर भी कुछ लोगों को मालूम है। आपको मोहब्बत होना चाहिए हिंदू कम्युनिटी से। उनके यहाँ जाकर छोटे से बच्चे से पूछिए, उनको सब पता। आपके इतिहास की किताबें हिंदू कम्युनिटी लिख रही, आपके बाप दादा का इतिहास वो बचा रहे, आपके हुकूक के लिए वो लड़ रहे, आपको इंसाफ वो हिंदू दिला रहे। इसलिए ये नियत रखकर भी जो आईएएस और आईपीएस बनता है ना कि मैं अपने कौम के काम आऊंगा, अल्लाह उसको पास नहीं होने देता। और जो ये नियत रखता है कि मेरी मेहनतों के सबके को मुझे आईएएस आईपीएस बनाते मैं हर कौम के काम आऊंगा, फिर उसके लिए आसमानों से फरिश्ते भी मदद आते। क्योंकि जब आप उस ओहदे पर बैठते हैं तो आपकी आंखों में दुनिया का हर मजहब बराबर होता है। आज वो बेहतरीन हिंदू वहां बैठे हैं, वो आपको इंसाफ दे रहे हैं, इसीलिए आपके हक अभी तक बचे। लेकिन आपसे सवाल, आपने कभी किसी का हक बचाया? आपने कभी किसी और कौम के लिए कुछ किया? किसी और कौम को छोड़िए, आपने कभी अपनी कौम के लिए कुछ किया? जवाब है नहीं। आपको ये सारी चीजें बदलनी होगी। कई बार मुझसे बच्चे कहते हैं सर वो ना मेरे घर में ना व्यापार का माहौल है सर, पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो। मतलब सर वो घर पे ना सब व्यापार की बातें होती है, तो पढ़ने वाला नहीं है तो मेरी पढ़ाई नहीं हुआ। मतलब डिस्ट्रैक्शन है सर। बड़ी मजेदार बात है, डिस्ट्रैक्शन कभी एक्सटर्नल होता ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन हमेशा इंटरनल होता है। मैंने मार्केट की भीड़ में से कई लोगों को अपनी ही धुन में गुम जाते हुए देखा। मैंने मार्केट में भरे बाजारों में अपनी सोच और फिक्र में डूब कर जाते हुए लोगों को देखा। डिस्ट्रैक्शन कभी एक्सटर्नल होता ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन हमेशा इंटरनल होता है। और एक चीज, कम्युनिकेशन पैदा कर। मेरी अम्मी कहती थी दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन? तो हम खाना खाते खाते हाथ बढ़ाते, बिल गेट्स, ब्रुनेई के सुल्तान। हमने कहती थी रॉन्ग। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर वो है जिसे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस आती। अब एक ऐसा तमाचा पढ़ने जा रहा है ना, जिंदगी भर याद रखोगे सुनना। दुनिया में सबसे अमीर इंसान कौन? वो जिसे एक से ज्यादा, अरे बोलो एक से ज्यादा, उठाओ हाथ, कितनों को मराठी है? वो स्कूल वाली मराठी नहीं बोलो, ऐसी मराठी कि यहाँ खड़े होकर आधा घंटा मराठी में बिना अटके तकरीर कर सको। उठाओ हाथ, कितने? मराठी तुमने क्यों नहीं सीखी? जितनों ने सीखी है उन्हें बड़ी मुबारकबाद।
इंग्लिश तुमने क्यों नहीं सीखी, अरबी ऐसी क्यों नहीं सीखी? और अब ना वो जमाना गया। माँ बाप से कह रहा हूँ, पेरेंट्स बैठे, हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने फैसला किया इसे अंग्रेजी से पढ़ा देते, अंग्रेजी पढ़ लेगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आपको मालूम है आने वाली सदी अंग्रेजी की नहीं है, आने वाली सदी 78 देशों के मार्केट में मिलने वाली हर चीज चाइना में बनती है। आने वाली सदी चाइना की है और ये चाइना की आने वाली सदी को मेरे और आपके आका ने 1444 साल पहले देखा। इसीलिए एक गैर हसन हदीस इतनी मशहूर है कि इल्म हासिल करने चीन तक जाओ, अगर जाना पड़े वो उन दिनों के लिए नहीं, इन दिनों के लिए। और दुनिया में किसी मार्केट में अब खरीदार नहीं बचे। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। इंडिया में कोई चीज नहीं बिक रही, क्यों? परचेसिंग पावर खत्म हो गया। लेकिन दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जिसके सेविंग रेट सबसे ज्यादा है और परचेसिंग पावर सबसे ज्यादा है, उसे हम चाइना कहते हैं। मेमन मर्चेंट एसोसिएशन और मेमन यूथ विंग से गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते आप इंडिया का पहला इदारा बनिए जो चाइनीज लैंग्वेज सिलेबस में इंट्रोड्यूस करवाता। और ये देश आपको दुआ देगा, जैसे ये देश आज सत्य नटेला और सुंदर पिचई और इंदिरा नूई उनको देखकर दुआ देता है। कंपनियां उनकी हैं पर भारतीय राज करते हैं। अगर आज आपने चाइनीज सिखा दी इन बच्चों को, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कंपनियां चाइना की होंगी लेकिन फिर हिंदुस्तानी ही राज करते हैं। एक आखिरी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। हर चीज समझ कर पढ़ना, गौर व फिक्र करना, उस पर बहस करना, अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करना, गोल पैदा करना। लेकिन तरक्की सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो आने वाले जमाने को समझते हैं। इस जमाने को नहीं, आने वाले जमाने को समझते हैं। और आने वाला जमाना जो है उसमें कई सारी मक्कारियां। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अमेज़न पे दुनिया की कोई भी चीज हम ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या वो 24 घंटे में हमारे घर में डिलीवर हो जाती है, हाँ या ना? क्या मेमन मर्चेंट एसोसिएशन ने कभी इस पर प्रोग्राम किया है कि अमेज़न पर अपनी चीजें कैसे बेचे, हाँ या ना? नहीं किया, नहीं किया। चाइनीज पता क्या करते हैं? वो अपना प्रोडक्ट जो भी अमेज़न का खोलो, हर सेगमेंट में जो प्रोडक्ट है वो चाइना का है, इंडिया का मिलता ही। इंडिया छोड़ो, अमेरिका का नहीं। क्यों? उन्होंने सीख लिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क कैसे करता है। तो पता है वो क्या करते हैं? वो अमेरिका के प्रोडक्ट को 5000 डिसलाइक करते हैं। 5000 डिसलाइक करते ही अमेरिका का प्रोडक्ट नीचे आ जाता है और उसी सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को 5000 लाइक करते हैं, तो चाइना का प्रोडक्ट ऊपर। हम जो भी फील्ड खोले उसमें किसका प्रोडक्ट दिख रहा है? मोहम्मद के दीवाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इस देश से इतना भी प्यार करता है जितना कोई नहीं करता। मुसलमान मोस्ट पैट्रियोटिक कम्युनिटी है हम, अपने देश पर मर मिटने वाले। आप हमें अब्दुल पंचर वाला कहते होंगे, हम अब्दुल कलाम हैं एपीजे। ये तो बीच में हम कहीं गुम गए थे, लेकिन हम मेहनत से वापस आएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और अपने देश को सींचेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। और आने वाले जमाने में किसी भी सेगमेंट में कोई भी प्रोडक्ट बिकता होगा तो वो सिर्फ इंडिया की कंपनी का होगा और उसे हम बनाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह।
सबसे पहले बच्चों अपने घर में एक लाइब्रेरी कायम करो और उस लाइब्रेरी में उन किताबों को जमा करो जो किताबें आने वाले जमाने के बारे में लिखी हो। तुम जो पढ़ रहे हो वो आउटडेटेड है। जब तक डिग्री लेकर बाहर जाओगे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, और आगे वाला जमाना समझ कर पढ़ोगे तुम्हारे हाथ में सब कुछ होगा। तैयारी इस जमाने की मत करो, तैयारी आने वाले जमाने की करो। बोलो इंशाअल्लाह। अब आप लोगों के चेहरे इतने उतर गए कि सर ने इतना डांट दिया, इतनी सारी बातें हमारे बारे में बता दी जो अच्छी नहीं थी। तो एक बड़ा अच्छा सा किस्सा सुनाता हूँ कि पढ़ना ही सब कुछ नहीं, पढ़ने के साथ एक खुला दिमाग रखना भी उतनी ही बड़ी डिग्री। तो हम देखते हैं कितने लोग जवाब दे सकते हैं। क्या पानी से हम आग लगा सकते हैं? जोर से बताइए, आवाज नहीं है। पानी से आग नहीं लगा सकते? पक्का? पानी की ये बोतल ले लो मुझसे, अभी आग लगा के दिखाओ। दिखाओगे? दिखाओगे? जो यूपीएससी टॉप करता है वो इंटरव्यू बोर्ड से कहता है मेरे साथ बाहर चलिए, मैं आग लगा के दिखाता हूँ। यूपीएससी के साथ बाहर ले जाके क्या करोगे? कहता है सर इस बॉटल को लेंस बनाकर सूरज की रोशनी इससे गुजार कर पेपर पे डालोगे, और जैसे ही इस लेंस जैसे पानी में से सूरज की रोशनी इस कागज पे कॉन्सेंट्रेट होगी, कागज का क्या होगा? कागज का क्या होगा? अब सवाल फिर से पूछता हूँ, क्या ये बॉटल का मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो? अरे क्या इस बॉटल का मैग्नीफाइंग ग्लास बना सकते हो? मतलब सोच कर पढ़ने के अपने फायदे है कि नहीं? यानी प्रीलिम्स मेंस निकालो तो कोई ऐसे सवाल में आके फंस जाता है जिससे उनको हमारी पर्सनालिटी दिख जाती है कि बड़े डरे डरे लोग। तो एक डरे इंसान को जिला अधिकारी या आईपीएस को नहीं बना। एक बच्चा था, उससे इंटरव्यू में सवाल हुए, उसको जवाब नहीं आता। दूसरा सवाल नहीं आता, तीसरा हुआ नहीं आता। इंटरव्यू बोर्ड को समझ में आ गया इसको जवाब नहीं आते, जानबूझकर ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब उसको नहीं आता। 35 मिनट में 33 क्वेश्चन पूछे और हंसने लगे। अब तुम्हारा क्या हो? तुम्हें तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, तुमने तो इतनी मेहनत की पर बर्बाद हो गए। उसने मुस्कुराया, इंटरव्यू बोर्ड की आंख में आंख डालकर देखा और कहा मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज घर जाते ही सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढूंगा। यूपीएससी ने उसको सिलेक्ट कर दिया। क्यों? डिग्री से बड़ी भी एक चीज होती है, उसे कहते हैं एटीट्यूड। जो बचपन से ही हार मान कर बैठा है, न जाने कितने प्रोग्राम आएंगे और चले जाएंगे, वो जग पाएगा क्या? और जो बचपन से ही जीतने के बारे में सोच कर बैठा है, कोई उसको हरा पाएगा क्या? कोई उसको हरा पाएगा क्या? सर लेकिन यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, मुझसे गलती हो गई तो मेरे पीछे आखिरी कुछ लम्हे हैं मेरे आपके साथ। एक लाइन दोहराना, कामयाबी हमेशा सही डिसीजन से मिलती है। बोलो, कामयाबी हमेशा, जोर से बोलो, कामयाबी हमेशा सही डिसीजन से मिलती है, और सही डिसीजन एक्सपीरियंस से आता है। बोलो, सही डिसीजन, सही डिसीजन और एक्सपीरियंस हमेशा गलत डिसीजन लेने से आता है। तुम पहला कदम उठा के गलत डिसीजन लो तो सही, तुम यूपीएससी एमपीएससी की हिम्मत करो तो सही। दिल्ली से अगर मैं खुद स्क्रीन पर, इन्हीं स्क्रीन पर पढ़ाने नहीं आया और मेमन मर्चेंट एसोसिएशन ने इसका इंतजाम नहीं किया, तो हम दोनों से बात मत कर। तुम हिम्मत दिखाओ तो सही, तुम गलत डिसीजन लो तो सही। उससे आने वाले एक्सपीरियंस से क्या होगा बताओ? तुम सही डिसीजन लो, तुम सही
डिसीजन लोगे। जो कमजोर लोग होते हैं ना, जो कमजोर लोग होते हैं, इसे यूं समझाता हूं, जो मजबूत लोग होते हैं ना, वो अच्छा वक्त लेकर आते हैं, और अच्छा वक्त कमजोर लोग पैदा करते हैं। अच्छा वक्त, आवाज नहीं है, अच्छा वक्त कमजोर लोग पैदा करता है, और कमजोर लोग बुरा वक्त खींच कर लाते। कमजोर लोग बुरा वक्त खींच कर लाते हैं, लेकिन बुरा वक्त फिर मजबूत लोग पैदा करता है। बुरा वक्त फिर मजबूत लोग पैदा करता है, और मजबूत लोग अच्छा वक्त खींच कर लाते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं और आप अच्छे वक्त पे नहीं गुजर, हम कमजोर पैदा हुए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी ओलंपिक कोच में पहलवानों की तैयारी करने जैसे कोच की तरह है वो हमारे, तो हमें बुरे वक्त से गुजार कर मजबूत सांचे में डाल रहा है। और ये प्रोग्राम उतना ही कामयाब हुआ जितना वादा आपने मुझसे किया। वादा करने के लिए हाथ उठाइए, उसी पे आज की स्पीच खत्म करेंगे। हाथ उठाइए पीछे। कोई भी पेज, कोई भी लाइन रट कर नहीं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। पक्का? रुको, हाथ ऊपर। मैं आज से हर लाइन इतना डूब कर, इतना शामिल होकर, इतना गौर फिक्र करके पढ़ूंगा कि आने वाले जमाने में हर एग्जाम निकल जाए, और अपनी फील्ड का ऐसा एक्सपर्ट बनूंगा कि जिसे चैट जीपीटी, विकिपीडिया या दुनिया में कोई नहीं हरा पाए। बोलिए इंशाअल्लाह। आप नीचे करिए, इसकी रिपोर्ट मुझे दिल्ली में मिल जाएगी। ये सवाल होगा ही नहीं कि तुम इमाम हुसैन क्यों नहीं बने। अल्लाह पाक का ये सवाल होगा ही नहीं कि तुम इमाम हुसैन क्यों नहीं बने। उसका सवाल इतना सा है कि तुमने इमाम हुसैन बनने की कोशिश क्यों नहीं की। और रोज़े महशर हम अपने रब से कहेंगे, ज़्यादा हैसियत नहीं थी, पर तुझ पर भरोसा करके बड़े बड़े ख्वाब में हमने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं। बस इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूअर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सकें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.